मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। आज हमारी आपकी चर्चा का विषय पुनः है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। 40 दिन से ज्यादा इस आंदोलन को चलते हो गए और दोनों ही पक्ष अड़े हैं। जनता यानी किसान भी अड़े हैं और सरकार तो अड़ी ही है। पर प्रश्न ये उठता है कि जिस तरीके से माहौल दिल्ली बॉर्डर एरियाज में डेवलप हो रहा है, कल सीएम खट्टर की रैली को लेकर के जिस तरीके का प्रतिवाद हुआ, आंदोलन हिंसक हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गोले और वाटर कैनन चलानी पड़ी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं दोनों पक्षों की प्रॉब्लम क्या है। क्या किसानों के साथ साथ सरकार ने भी इसको ईगो बना लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि हम इसको देखेंगे, हो सकता है हम स्टे भी कर दें। कुछ शर्तें उन्होंने किसानों के साथ भी लगाई, गवर्नमेंट के लिए भी उन्होंने कुछ तर्क टिप्पणियां आज पारित की। क्या सरकार इस किसान आंदोलन की आड़ में कोई विशेष प्रयोजन रख रही है जो वो अड़ी हुई है, या उसके ऊपर कुछ ऐसा दबाव है जिसकी वजह से वो चाह के कदम पीछे नहीं खींच पा रहे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बिल को लेकर के इतना प्रतिवाद हुआ हो, बिल पोस्टपोन न करना पड़ा हो। लेकिन गवर्नमेंट की रिजिडनेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ओवर ईगो को दर्शाती है, जो कि लोकतंत्र में बड़ा ही नकारात्मक संदेश देता है। क्यों कर किसान अड़े हैं कि पहले बिल वापस होंगे, दिनों तक कोई वार्ता हो। निसंदेह विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष इनके प्रकरण सवाल सरकार पर अपना दबाव बनाना चाहता है इस बिल के माध्यम से। जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस, आप, ये सब पार्टियां इस बिल के अगेंस्ट में आ रही हैं, तो विपक्षों का काम ही विरोध करना है। आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दी कि साहब केवल 2-3 प्रदेश के किसान ही इस बिल से प्रभावित हैं। सवाल है कि लोकतंत्र में एक भी अगर प्रभावित है तो क्यों प्रभावित है? और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी सरकार 2 बातों की गारंटी देगी कि इस बिल के लागू होने के बाद निसंदेह किसानों की आय 2022 तक तिगुनी होगी, और ना हुई तो? क्योंकि मोदी सरकार की विश्वसनीयता तभी से समाप्त होने लगी जब 100 दिन में स्विस बैंक का धन वापस नहीं आया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष की नौकरियां तो छोड़िए, 2 नौकरियां नहीं प्राप्त हो रही। ऐसे कई कमिटमेंट मोदी सरकार के जिसमें सरकार पूरी तरह असफल रही। हाँ, वैश्विक स्तर पर मोदी जी ने व्यक्तिगत छवि अच्छी बनाई। जब प्रधानमंत्री की छवि बनी तो भारत की भी छवि बनी। लेकिन आंतरिक स्तर पर सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर हम धारा 370 की बात छोड़ दें, हम राम मंदिर की बात छोड़ दें, और वो भी उपलब्धि इसलिए है कि सरकार ने केवल इच्छा शक्ति जाहिर की। ये काम कांग्रेस दशकों पहले कर सकती थी, कर चुकी होती, पर कांग्रेस का उसमें निहित स्वार्थ था। इसको मानने में, कहने में कोई गुरेज नहीं कि 370 के माध्यम से कांग्रेस जहां अपने को प्रो मुस्लिम होने का दम भर रही थी, वहीं कांग्रेस की जो नीयत थी वो घाटी के 3-4 परिवार विशेषों को लाभ पहुंचाने की थी। इसके अतिरिक्त 370 में कुछ नहीं था। दूसरी चीज, राम मंदिर का मुद्दा, ये भी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। सरकार ने इच्छा जाहिर की तो मामला सुलटा, जो कांग्रेस ने नहीं की। हालांकि राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी प्रारंभिक योजनाएं और प्रारंभिक कदम उठाए गए थे वो कांग्रेस द्वारा ही उठाए गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उसको मूर्त रूप दिया। इन 2 के अलावा कोई ऐसी उपलब्धि जिससे जन कल्याण का भाव दर्शित होता, मोदी सरकार के पास गिनवाने के लिए नहीं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, ये दम हर बार भरा जाता है। हमने बड़े अत्याधुनिक युद्ध उपकरण खरीदे, बड़ी अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, अपडेट होना चाहिए।
उसके बाद भी पाकिस्तान हमको आए दिन हमारे ऊपर अटैक करता है। अगर हम इतने सक्षम, इतने युद्ध में हम सक्षम हो गए हैं, इतने हमारे पास अत्याधुनिक अधिकार आ गए, तो हम क्यों कर नहीं पाकिस्तान जैसे एक छोटे से राष्ट्र को दबा पा रहे हैं? क्यों नहीं हम जोरदारी से उसकी टीवी में रोज न्यूज़ें आती हैं कि आज पाकिस्तान ने फिर सेलिंग करी, आज फिर जो है सीज फायर तोड़ा और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम क्यों नहीं दबाव पाकिस्तान पे बना पा रहे हैं? हम क्यों कर नहीं चीन को उसके नापाक हरकतों से और नापाक इरादों से रोक पा रहे हैं? अभी 5-7 दिन पहले देख रहा था साहब, चीन ने 35 टैंक लगा दिए। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो ये टैंक कहाँ लगे, क्यों लगे, क्या सीमा के अंदर लगे या बाहर लगे? इस बात को लेकर कई बार विपक्ष ने मुद्दा भी उठाया, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि असक्षम नेतृत्व के चलते विपक्ष उन मुद्दों को उस जोरदारी से प्रस्तुत नहीं कर सका। पर मूल प्रश्न यह आता है कि मोदी सरकार की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसपे ये कहा जाए कि ये जन कल्याणकारी चीज मोदी सरकार ने लागू करी। यही मामला किसान बिल पर आता है। क्यों कर किसानों को विश्वास मोदी सरकार पे नहीं हो पा रहा? मोदी सरकार के एजेंडे में हिंदुत्व के अलावा दूसरी कोई बात क्यों कर नहीं प्रभावी हो? आपको पुनः स्मरण कराना चाहूंगा 2012 से 14 का वो रिजीम, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, भाजपा विपक्ष में थी। 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए लीटर की वृद्धि को लेकर के पूरे देश में आग लगती थी, जबरदस्त विरोध होता था। आज वही पेट्रोल 85 रुपए प्लस, 5 रुपए 10 रुपए गैस के सिलेंडर की वृद्धि को लेकर के पूरा देश भवक उठता था। आज सब्सिडी खत्म कर दी। हाँ, 1,36,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स जरूर मोदी सरकार ने माफ किया। आप भी समझते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से किसको फायदा होगा? नौकरियां खत्म, इसमें दो राय नहीं कि प्रगति ने भी मोदी सरकार को अपना साथ नहीं दिया। कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से नौकरियों का ह्रास हुआ है, निसंदेह ये कुछ फैक्टर भी प्रभावी रहे, परंतु सरकार की कोई एक ऐसी नीति नहीं आई जिस पर यह दम भरा जाए कि इस नीति से जनता का कल्याण होगा। अब भाजपा समर्थकों को कहना होगा साहब हमने 2 रुपए किलो गेहूं दिया, 3 रुपए चावल दिया, हम 6,000 रुपए किसान निधि के दे रहे हैं, पर आदरणीय कोई ये तो बताए कि ये पैसा कहां से दे रहे हैं? हमारे विकास के टैक्सों का जो पैसा है वो सरकार अपने वोट बैंक के लिए दे रही है। 6,000 रुपए सालाना यानी 500 रुपए प्रति माह एक किसान के परिवार। आप सोच सकते हैं इस 500 रुपए में क्या होगा, क्योंकि नीति आयोग में जो असक्षम लोग बैठ करके देश की जनता के लिए नीति बना रहे हैं, जिन्होंने न तो कभी अपने परिवार का संचालन किया है सीमित व्यवस्थाओं में, जिन्होंने न मध्यम वर्ग और न निम्न मध्यम की जिंदगी जी है, जिन्होंने खुद कभी खुरपी कुदाल उठा करके खेतों में गुड़ाई नहीं करी, वो नीतियां बना रहे हैं किसान के लिए। दुर्भाग्य देश का ये है। 6,000 रुपए देके किसको आप लाभ पहुंचाएंगे? किसी को नहीं। 2 रुपए किलो गेहूं देके किसको आप लाभ पहुंचा रहे हैं? अगर वास्तविक लाभार्थी देखी जाए तो 5 से 10%। बाकी राशन का गेहूं बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शुरू से प्रश्नों के दायरे में रहा, जो लाखों कुंटल अनाज हर साल सड़ाता है केवल डिस्टिलरियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज तक किसी भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी को न टर्मिनेट नहीं किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि लाखों कुंटल अनाज की सड़ाने में सरकार की भी भूमिका संदिग्ध है। मुझे याद आता है मोदी सरकार जब पहली बार, मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट जब आई थी, 15 दिन के अंदर में 15 लाख से ज्यादा राशन कार्ड सरेंडर हो गया था पश्चिम बंगाल में। बड़ी अच्छी बात। ये अफवाह उड़ी कि साहब ये फर्जी राशन कार्ड थे, लोग समाप्त हो गए मोदी सरकार का दबाव देखकर, उसकी ईमानदारी देखकर। पर क्या मोदी सरकार ये बताएगी कि 15 लाख राशन कार्ड ऐसे ही जारी हो गए? तो क्या कार्रवाई की गई मोदी सरकार द्वारा उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड जारी किए थे? इसी तरीके से 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां गायब हो गई। क्या रजिस्ट्रारों पे कार्रवाई हुई? क्योंकि
व्यवस्था के भ्रष्टाचार को तभी खत्म किया जा सकता है जैसा एक कदम अभी योगी आदित्यनाथ ने उठाया, प्रशंसनीय कदम था, लेकिन बस वो एक ही उठा, उसके बाद दूसरा उसका उदाहरण नहीं दिखा। हालिया शमशान कांड में जो गाजियाबाद में हुआ, उसमें पहली बार योगी ने ठेकेदार के साथ साथ उस एक्सीडेंट पर भी कार्रवाई करी जिसके सुपरविजन में ये निर्माण हुआ था। और केवल एफआईआर नहीं है, ऐसे अधिकारियों को, गैर जिम्मेदार अधिकारियों के, जनता के धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को अविलंब सेवाओं से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा ही एक हादसा कानपुर में हुआ। एक बिल्डर द्वारा जरूरत से ज्यादा गहरा गड्ढा कर देने के चलते एक पुरानी इमारत गिरी, 22-24 लोग घायल हुए, एक की मौत हुई। प्रशासन ने बजाय उन जिम्मेदार जेई और एई के ऊपर कार्रवाई करने के केवल बिल्डर पे कार्रवाई करी और भ्रष्ट टेरिए के अधिकारियों को बचाया। ऐसा क्यों? यह बात इसलिए किसान आंदोलन पे लागू होती है कि वो क्या कारण है जिस वजह से किसान जो है मोदी सरकार पे विश्वास नहीं कर पा रहा। अब ऐसे अगर हर बिल का विरोध हुआ और हर बिल को पर अगर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा तो सरकार का जन कल्याणकारी स्वरूप क्या रहा? मुद्दा यहाँ ये है, क्यों कर नहीं सरकार विश्वास कायम कर पा रही है? क्यों कर विपक्ष को इनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल रहा है? 40 दिन से किसानों का सीमा पर पड़े रहना अपने बाल बच्चों के साथ। आप सोशल मीडिया में ट्रोल देखें, इतना उपहास उड़ाया जा रहा है इन किसानों का। अरे साहब वो तो पैर दबवा रहे हैं, सर दबवा रहे हैं, और साहब उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, वो किसान सक्षम हैं और इसलिए वो अपनी लड़ाई को अपने हिसाब से जी रहे हैं। वो पंजाब है, वो हरियाणा है, वहां के लोग जीना जानते हैं, जिंदगी जीते हैं। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट ये कहीं ना कहीं सरकार की मदानता को प्रमाणित करता है, सरकार की टकरा रही ईगो को की पुष्टि करता है और रिजिडनेस जिस मोड ऑफ अप्रेंटिस से सरकार किसान आंदोलन पे दिखला रही है, ये कहीं से भी लोकतांत्रिक है। अगर किसान चाहता है चर्चा हो, इस बिल को लाने से पहले क्यों नहीं इस पे रेफरेंडम किया गया, पब्लिक ओपिनियन दी गई? क्या कारण है? जैसा कि सोशल मीडिया में ट्रोल है, बड़े पोस्टें आ रही हैं कि साहब वो जियो प्रिंटेड बैगों में जो है अनाज की भरवावली की जो है तैयारी की जा रही है, उनके वेयर हाउसेस बन रहे हैं और वेयर हाउस एक दिन में तो बनता नहीं। तो क्या कारण है? कहीं तो कोई कनाइवंस है जो आज सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना है। अभी भी समय है, इसलिए समय है कि मोदी सरकार से अच्छे की अपेक्षा की जा रही है। जिस भ्रष्टाचार, जिस बेईमानी के विरोध में मोदी सरकार को लोगों ने अपना मोदी में विश्वास दिया, अब वो समय आ गया है कि मोदी जी को अपने विश्वास को कायम रखना है। इन ब्यूरोक्रेट्स के सहारे अगर मोदी जी चलेंगे तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये पार्टी की छवि को भी प्रभावित करेगा और मोदी जी के व्यक्तित्व को। और हर बात पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मान्यता और व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमको लाइक करें। नमस्कार।